नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी के नॉलेज लेक्चर सीरीज में। आईएएस की तैयारी कर रहे, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हमारे प्यारे साथियों के लिए ये सीरीज हमने शुरू की है। बहुत बहुत धन्यवाद इसे इतना प्यार देने के लिए। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही यूजफुल है, इंपॉर्टेंट बॉडीज इन इंडिया। हमारी पूरी प्रशासनिक प्रणाली के महत्वपूर्ण निकाय। प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के टॉप 10 इंपॉर्टेंट बॉडीज में आप किनको काउंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज में आप क्या नाम देंगे? अब आपको समझ में आया हम क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं अंदर कूदूं नदी में और तैर तैर के आपको साथ लेके चलूं, हम एक बार थोड़ा हेलीकॉप्टर व्यू ले लेते हैं कि भारत की प्रशासनिक प्रणाली, भारत का पूरा लोकतांत्रिक ढांचा किन स्तंभों पर खड़ा है। हमें पढ़ाया जाता रहा है बचपन की सिविक्स की किताबों में। सिविक्स के सब्जेक्ट लोगों को बड़े बोर लगते हैं और अटेंड नहीं करते थे। अब सिविल सर्विसेज की तैयारी में तो सब गहराई में पढ़ना पड़ रहा है। प्यारे दोस्तों, तो पॉलिटी में बेसिक चीज़ पढ़ाई जाती है दैट डेमोक्रेसी एंड द स्टेट सिस्टम स्टैंड्स ऑन 3 पिलर्स। साथ में मीडिया और सिटीजनरी भी होती है। हम सब ने अच्छे से पढ़ा कि किस प्रकार विधायिका का काम है कानून बनाना, किस प्रकार एग्जीक्यूटिव का काम है कानूनों को प्रशासनिक रूप से चलाना, और एग्जीक्यूटिव का जो बॉस होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वही सरकार होती है। और हमने देखा है किस प्रकार जुडिशरी का काम है विवेचना करना, इंटरप्रिटेशन करना। इन तीनों स्तंभों के अलावा यू ऑल्सो हैव मीडिया एंड सिटीजनरी। उनका काम है इन पे नजर रखना। सिटीजन्स का काम है सरकारों से सवाल पूछना। जो सत्ता में है सवाल तो उसी से होगा, सत्ता के बाहर के लोगों से सवाल पूछ के समय कोई क्यों खराब करेगा। मीडिया इज द वॉच डॉग। जिस देश में मीडिया सजग है, इंडिपेंडेंट है, हिम्मतवान है, वहां की सरकार बहुत संभल के चलती है। जिस देश का मीडिया ये कर्तव्य भूल जाता है, वहां सरकार को लंबा रनवे मिल जाता है मनमानी करने का। ये इतिहास की तारीख पिछले 100 साल की इसकी गवाह है। देन यू हैव ऑडिटरी फंक्शंस, इलेक्टोरल फंक्शंस, प्रोसिक्यूटरी फंक्शंस, और ये हमारा टॉप लेवल का ढांचा है। लेकिन हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट आज ये पढ़ने में है। चार्ट अच्छा लगा देखकर? ये जो पूरी व्यवस्था को चलाना है जो आपने यहां देखी, ये तो टॉप लेवल का व्यू है ना। इसको जब आप एक्चुअल अंदर उतरोगे तो उसे चलाएगा कौन? उसे चलाएंगे ये लोग। हमारे देश के जो बड़े बड़े निकाय हैं उनमें सबसे पहले आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय। ये वो निकाय हैं, बॉडीज हैं, हमारे फाउंडर फादर्स ने जिनके बारे में आर्टिकल्स बना दिए संविधान में। उन्हें पता था एक इलेक्शन कमीशन तो होना ही चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लिखा हुआ है संविधान में पहले दिन से। उन्हें पता था भैया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो बनाना ही पड़ेगा, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर, तो पूरे आर्टिकल्स बना के गए हैं। उन्हें पता था फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया तो देना ही पड़ेगा एक हर 5 साल में, नहीं तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डेवोल्यूशन कौन करेगा, सब लोग लड़ जाएंगे आपस में। तो आर्टिकल 280 में पूरा प्रबंध करके गए। उन्हें पता था कि सारी सेवाओं का संचालन करने के लिए एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए, तो उसके आर्टिकल्स बना के गए। ऐसे सारे संस्थान जो उन अनुच्छेदों में प्रॉपरली कैप्चर्ड हैं वो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय। लेकिन बहुत सारे नहीं भी हैं, उन्हें कहा जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब असंवैधानिक नहीं होता है, वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक निकाय, जो संविधान में नहीं पाए जाते हैं लेकिन जो हैं। तो ये 2 तरीके से आए, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी यानी सांविधिक निकाय, कानून बना, और कानून बना, राष्ट्रपति ने साइन किए और ये बॉडीज अस्तित्व में आ गई। लेकिन बहुत सी ऐसी बॉडीज हैं, जैसे 1950 में एक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की इच्छा हुई प्लानिंग कमीशन होना चाहिए, तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द कैबिनेट से प्लानिंग कमीशन खड़ा हो गया। उसी तरह 15 अगस्त 2014 को मोदी जी की इच्छा लाल किले से हुई कि हटा सावन की घटा काय का प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग होना चाहिए, तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नीति आयोग आ गया। उन्हें हम कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। समझ में आया आपको? अब जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो कानूनों से बनती हैं, उनमें भी 2 तरह की होती हैं। एक जिसका काम है विनियमन करना, रेगुलेटरी बॉडीज, फॉर एग्जाम्पल सेबी।
तो जब 1991 और 1992 में कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज नाम का सीसीआई संगठन होता था, सेबी कुछ था ही नहीं। आप में से कितनों ने वो 1992 बिग बुल स्कैम जो पूरी सीरीज बनी थी अभी, बहुत खूबसूरत, हर्षद मेहता के स्कैम पर, आपने देखी वो खूबसूरत, जिसका पूरा ओपनिंग म्यूजिक और वो सब था, बहुत शानदार था। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छे तकनीकी विषय को बहुत ही सरलता से, जो मेहता जी उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया था। हीरो हीरोइन का क्या नाम था बता देना भाई। ये रेगुलेटरी बॉडीज हैं। उसके बाद सेबी आया अस्तित्व में, और आज तो सेबी बहुत मजबूत है। लेकिन क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडीज भी होती हैं, अर्ध न्यायिक निकाय, जिनको हम न्यायाधिकरण भी कह सकते हैं, न्याय प्राधिकरण भी कह सकते हैं। सेबी वो भी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वो भी है, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल असम में काम कर रहे हैं वो यही हैं। और ये सारे इसलिए बने थे ताकि जुडिशरी पर से लोड थोड़ा सा कम किया जा सके। ट्राइब्यूनल्स अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है भारत के इस पूरी व्यवस्था में, और यूपीएससी के सिलेबस में वो ज़्यादा जरूरी है। ये चार्ट समझ में आ गया, इसको नोटबुक में ऐसा कैसा बना लीजिएगा। अब आइए एक लेवल और अंदर उतर जाते हैं। इसमें उतरने से पहले जरा हम आपको याद दिला दें, पावर पैक यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम भारत का अनोखा प्रोग्राम है। आप मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे जुड़ जाएं, सिर्फ 7 महीने लगते हैं, 150 लेक्चर पूरे हो जाते हैं। सबसे अफोर्डेबल, सबसे फ्लेक्सिबल और सबसे नॉलेजेबल तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं। आइए और आज के आज एनरोलमेंट ले लीजिए। आप जहां से ज्वाइन करेंगे वहां से आपको 7 महीने हमारे साथ बिताने होंगे, और ये कोर्स कंप्लीट, सारे फीचर्स यहां हैं। साथ में हमारा शानदार एडिटोरियल एनालिसिस का पावर ऑफ 10, अभी तक ऑलरेडी 83 सेशन आपको रेडी मिलेंगे पहले ही दिन 2-2 घंटे के, और यहां से आगे हर हफ्ता एक मिलता है। हमारा करंट अफेयर बूस्टर प्रीमियम का 385 सेशन रेडी हैं, हर सप्ताह एक नया सेशन मिलता है। तो आइए ज्वाइन कीजिए मैक्सिमम वैल्यू फॉर योर टाइम, एफर्ट एंड मनी, पावर पैक यूपीएससी प्रोग्राम। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसा मैंने आपसे कहा, संविधान में लिखित हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बाद में बनी, या तो कानून के जरिए बनी। फॉर एग्जाम्पल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, आज उसके अध्यक्ष कौन हैं? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, नाम बताइए। लोकपाल, लोकायुक्त, जिसके लिए अन्ना हजारे ने पूरा आसमान सर पे उठा लिया था। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये सरकार के आदेश से हो जाती है। सरकार ताकतवर चीज होती है, सरकार का आदेश बातों को बना सकता है, बातों को बिगाड़ भी सकता है। सरकार का काम ही है जो सरकाती रहे, और सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में वो ताकत होती है कि पूरे पूरे इंस्टीट्यूशंस अस्तित्व में आ जाते हैं। बात समझ में आई आपको? और ये जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं, जैसा हमने थोड़ी देर पहले यहां पर देखा था। अब स्टैट्यूटरी पर आते हैं, और स्टैट्यूटरी में एक तो हो गई विनियामक संस्थाएं, और एक होती हैं अर्ध न्यायिक निकाय, क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडीज। क्वाज़ा यानी आधा। कोई कोई रेगुलेटरी बॉडी क्वाज़ी जुडिशियल भी होती है, तो ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी सेबी जैसी भी हैं जो दोनों काम करती हैं। सेबी की क्या ताकत होती है और सेबी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की क्या ताकत होती है, यह जानना है तो सहारा श्री सुब्रत राय सहारा से बात कर लीजिएगा। पूरा का पूरा ग्रुप कोलैप्स हो गया, क्योंकि सेबी के एक ऑफिशियल ने 2008-9 में सहारा श्री 2 अपनी कंपनियों को पब्लिक करने के लिए प्रोस्पेक्टस फाइल किए थे। उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला उन्होंने पकड़ लिया था। वो दिन और आज का दिन है। सहारा ग्रुप बाहर नहीं निकल पाया, कभी निकल भी नहीं पाएगा। दसों हजारों करोड़ों की आज की तारीख में उन पे पेमेंट की लाइबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट में, बस मामला लटकता जा रहा है। देयर इज नो वे दे आर गोइंग टू एस्केप। एक्चुअल कहानी ये है। यह है ताकत सेबी की, सिर्फ मैंने आपको बताया। प्यारे साथियों, यह है भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बहुत ही प्यारी लिस्ट है। इस पूरी लिस्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा आर्टिकल्स के साथ में, क्योंकि कुछ भी कहीं भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आपको यहां 20 संस्थान दिखाई दे रहे हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, पैरेलल सिस्टम ही चलता है। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्होंने 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, ऐसे बड़े बड़े घोटाले फोड़ दिए, वो कैग विनोद राय जो थे उस समय, क्या नाम चलता था उनका भाई साहब। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज, ये सारी चीज़ें 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी लेकर आए थे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के तहत, याद है ना आपको, वो पूरा सब ULB और RLB को संवैधानिक रूप से दर्जा देके 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट को स्थापित करने वाली सरकार ही वही थी।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने बड़ी खूबसूरती से इतने सालों तक भारत के चुनावों को मोटे तौर पर निष्पक्षता से संपन्न करवाया है। फिनेंस कमीशन, 15वां वित्त आयोग अभी गया पूरी रिपोर्टें देकर, अब 16वें वित्त आयोग की नियुक्ति 2 साल में हो जाएगी। किसी भी सरकार ने आज तक इस व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया और ये भारत की संवैधानिक विजय है कि सरकारें उसका सम्मान करती रही हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल जिसको हम कहते हैं, जो एक फेडरल बॉडी है, केंद्र सरकार केवल 33% है उसमें, बाकी राज्य के वित्त मंत्री चलाते हैं। हालांकि हाल में उसमें काफ़ी झगड़े हैं। इंटरस्टेट काउंसिल, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, एनसीबीसी, एनसीएससी, एनसीएसटी, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशंस, इनकी हालत थोड़ी ख़राब है। इनको उतनी स्वतंत्रता, उतनी ताकत, उतने अधिकार कभी नहीं मिल पाए जितने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिले। शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो हालत हमारे फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन की सेंटर में है ताकत, उसकी आधी ताकत भी इन्हें कभी नहीं मिल पाई। तो हमारे स्टेट लेवल पर जो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है, उसकी कमी ही ये रही है कि राज्य के चुनाव आयोग और राज्य के वित्त आयोगों को अलग अलग राज्यों में कम ज़्यादा अधिकार मिले, जबकि उनको भी वही स्टेटस मिलना चाहिए था थियोरेटिकली जो ईसी और एफसी को मिलता है। तो हमारे 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे बताइए, 14वें और 13वें के कौन थे वो भी बताइए। अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कौन हैं, किस कार्डर के अधिकारी हैं, ये भी बताइए। 2 साल पहले कौन हमारे इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर त्यागपत्र दे के चले गए जो आज सीईसी होते, उनका नाम भी बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी। स्टेट पीएससीज, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और नेचुरली यूपीएससी, ये हैं हमारे 20 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनकी तो बहुत लंबी सूची है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एज यू कैन सी क्लियरली, आपके सामने कम से कम यहाँ 26 विनियामक संस्थान हैं और आपके सामने यहाँ कम से कम 12 क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडीज हैं। तो ये सब मिलके या तो वो अपना रेगुलेशन का सारा काम किसी एक सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन का करती हैं। अब जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद है, इसमें भारत के सबसे टॉप रेगुलेटरी बॉडीज सब एक जगह आके बैठते हैं वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, ताकि एवरीबडी कैन बी ऑन द सेम पेज और एक सही तरीके से आगे का काम हो सके। इस लिस्ट में आपको आरबीआई भी दिखाई दे रहा है, भारत की मॉनेटरी अथॉरिटी। तो समझ में आया आपको, रेगुलेटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज। और ये हैं आपके अर्ध न्यायिक निकाय जो आधी जुडिशरी हैं। हालांकि अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस मेड बाय दीज विल ऑलवेज लाई इन द सुप्रीम कोर्ट, वो तो फाइनल है ही, लेकिन इनके पास भी काफ़ी ताकत होती है। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा। हमने आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पे दी है, बहुत ही यूजफुल रेफरेंस है। आराम से आप यहाँ पे स्क्रीन पे पॉज करके पूरी लिस्ट बना सकते हैं और ये सारी चीज़ें अलग अलग एग्जाम्स में एमसीक्यू लेवल पर भी पूछी गई हैं और स्ट्रक्चरल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, डिटेल्ड ऐसे टाइप में भी पूछी ही जाती है। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ यही मज़ेदार टॉपिक डिस्कस करूं। ऐसी हज़ारों अलग अलग विषयों से और टॉपिक से मिलकर हमारा पावर पैक कोर्स बनता है। जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूं, भारत का कोई भी स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है उसे ये कोर्स अवश्य करना चाहिए। आप आइए, इसकी क्वालिटी का टेस्ट लीजिए और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई कैसे होती है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इसको ज्वाइन करने की लिंक नीचे दी है, क्लिक कीजिए और आज के आज एनरोल करें और एक अच्छी यात्रा नॉलेज और सफलता की हमारे साथ शुरू कीजिए। कल हम आपसे अगले टॉपिक को लेके भेंट करेंगे। अपने सभी साथियों को हमारे चैनल के साथ जोड़ें, इस सेशन को लाइक और शेयर करें और जब भी आए और हमारा कोई भी सेशन देखें, कम से कम 1 या 2 विचार आपके नीचे कमेंट थ्रेड में ज़रूर छोड़ के जाएं। अगला टॉपिक आप हमसे क्या चाहेंगे वो भी बताएं, हम सारे कमेंट देखते रहते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।